जो अपन बीटा फंक्शन पढ़ रहे हैं, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो अपन उसको देखिए। राइट, क्या होता है जब अपन डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो उस डेफिनेट इंटीग्रल में कई बार कुछ ऐसे इंटीग्रल्स आ जाते हैं कि जिनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। इट मींस जो आपका वो फंक्शन जो गिवन रहता है वो फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं हो पाता है। जब इंटीग्रेट नहीं होगा तो अपन उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लिमिट सब्स्टिट्यूशंस कब करते हैं, जब फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है तब। जब फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है तो फिर हम उसमें लिमिट कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, मींस उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इट मींस जो भी आपकी जनरल वेज है या जनरल मेथड है, अगर उन जनरल मेथड से किसी डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तब हमको क्या है, एक दूसरी अप्रोच लगानी पड़ती है। तब ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। उन्हीं में से एक फंक्शन जो है बीटा फंक्शन है, इसके अलावा गामा फंक्शन भी हम यूज करते हैं। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो कुछ एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं जिनकी हेल्प से हम उन डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाउंडेशन क्या हो जाता है कि जो भी आपका गिवन इंटीग्रल है सबसे पहले उस पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट या उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो। अगर वो उस फॉर्म में या कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उस फंक्शन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। यानी यहाँ पे हमको फंक्शन को इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं होगी, फिर भी हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे अनसॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमको जरूरत किसकी पड़ी, बीटा फंक्शन। ठीक, बिफोर स्टार्ट द बीटा फंक्शन डिस्कस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है 12th स्टैंडर्ड में। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होती है, ठीक है। कुछ जो जनरली हम यूज करते हैं, पहले अपन वो देखें। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मोस्टली आप यूज करते हो, इंटीग्रल a to b फंक्शन fx dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल b to a फंक्शन fx dx। मींस अगर इंटीग्रल्स की लिमिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाती है तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा, लेकिन उनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, मींस जब मैंने लिमिट इंटरचेंज करी तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में b to a fx dx ये बन गया। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल a to b फंक्शन fx dx is equal to इंटीग्रल a to c फंक्शन fx dx प्लस इंटीग्रल c to b फंक्शन fx dx, where c is the point belongs to interval ab। मीन्स हमने क्या किया, हमारा ये जो फंक्शन fx था इस इंटरवल ab में इंटीग्रेट हो रहा था, तो हमने इस इंटरवल के बीच में एक कोई पॉइंट ले लिया c, और उस पॉइंट के थ्रू हमने इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कंडीशन क्या रहती, जो फर्स्ट इंटीग्रल की अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट इंटीग्रल में लोअर लिमिट। अब जैसे मैंने इंटरवल a b के बीच में एक पॉइंट कंसीडर किया था, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 3 पॉइंट ले लेता, पहला पॉइंट c, उसका अगला d और e, तो मेरा ये जो इंटीग्रल है 4 इंटीग्रल्स में ब्रेक होगा। फर्स्ट इंटीग्रल a to c, सेकंड c to d, फिर d to e और लास्ट e to अपर लिमिट क्या है इंटरवल की b। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते थे। तीसरा अपन यूज करते थे प्रॉपर्टी इंटीग्रल a to b फंक्शन fx dx is also equals to इंटीग्रल a to b फंक्शन ft dt। आपने क्या किया, वेरिएबल x की जगह वेरिएबल अगर t भी लिख देते हैं तो इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर मैंने फंक्शन
मैं वेरिएबल x को रिप्लेस किससे कर दिया, t से, तो मेरे ना तो लिमिट चेंज होगी ना ही मेरा सोल्यूशन चेंज होगा। इसके अलावा आपने ये फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इंटीग्रल 0 टू a फंक्शन f(x) dx is equal to integral 0 to a function f of a minus x। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा यूज होती है ना। तो ये भी अपनी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है इंटीग्रल -a to +a फंक्शन f(x) dx। तो दो अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक सॉल्यूशन आपको जो है मिलता है इंटीग्रल 0 to a फंक्शन f(x) dx और दूसरा रिजल्ट आपको मिलता है जी। लेकिन इन दोनों में कंडीशंस अलग अलग होती है। ये रिजल्ट हमको कब मिलता है, व्हेन f of -x is plus of fx हो, और ये रिजल्ट हमको मिलता है जब f of -x माइनस ऑफ fx के इक्वल हो। मींस जब फंक्शन इवन होगा तो रिजल्टेंट ऊपर वाला मिलेगा, जब फंक्शन ऑड होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक। Then sixth property, integral 0 to 2a function f(x) dx, this is also equals to 2 times integral 0 to a function f(x) dx when f of a minus x plus of fx, and this is equals to 0 if the function f of 2a minus x is equals to minus of f। ठीक, तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी मेरे को दो रिजल्टेंट मिलते हैं। इसके अलावा जनरल सी एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी होगी आपने, इंटीग्रल a to a फंक्शन f(x) is equals to 2 टाइम इंटीग्रल, ठीक है, 0 to a फंक्शन f(x)। ये वाली प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो शुरू की 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्थ प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। इसके अलावा जहां पे भी हमारे लिमिट्स अगर -a to +a की फॉर्म में आ रही है तो अपन ये वाली प्रॉपर्टी करते हैं, और अगर लिमिट 0 to 2a की फॉर्म में है तो अपन ये वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। राइट, अभी भी हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये बताई आपको, इसलिए नहीं बताई कि केवल अपन ने पढ़ी थी और आपको मेमोराइज करा। अब हम इन प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे बीटा गामा फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो पहले देखें बीटा फंक्शन क्या, इसे डिफाइन किया जाता है और इसकी जनरल या बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है। राइट, ठंडा बड़ी है यार, हवा भी चले। बीटा फंक्शन जो है डिनोट हम किससे करते हैं, ये सिंबल होगा बीटा फंक्शन is denoted by beta mn. Okay, it is denoted by beta mn and defined as defined as beta mn is equal to integral limit 0 to 1। ठीक है, इंटीग्रल लिमिट 0 to 1
x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. Okay, where m and n are positive numbers. Okay, so this is the definition of beta function. और हम इसको रीड कैसे करते हैं? b, ये क्या है? सिंबल, ग्रीक सिंबल है, दैट इज कॉल्ड बीटा. बीटा m कॉमा n. जब हम इसको रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे? बीटा m कॉमा n, दैट इज बीटा m. और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx. जहां पे m और n मेरे क्या होंगे? कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, राइट? अब ये जो बीटा फंक्शन होता है इसकी कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक? उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक? पहली कौन सी है? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी. पहले उसका स्टेटमेंट लिखेंगे. Symmetrical property of beta function. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? बीटा m n इज इक्वल टू बीटा n n, राइट? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे जो बीटा mn है उसमें m और n का प्लेस चेंज कर दें, यानी यहाँ पे पहले m था, हमने यहाँ पे पहले n कर दिया, और जहां n था उसकी जगह m को शिफ्ट कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? यानी बीटा फंक्शन उसको फॉलो कर लेता है. इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी. ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे अपन? देखें, डेफिनेशन से स्टार्ट किया. बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा एम एन कैसे डिफाइन किया था? बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the power n minus 1 dx. ये अपन ने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, राइट? अब वो क्या चाह रहा है कि जो m और n आपस में इंटरचेंज हो जाए. तो m और n के इंटरचेंज होने से सबसे बड़ा फर्क किसको पड़ेगा? इन टर्म्स को. यानी जहां पे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 है, वहां पे पावर क्या बननी है? m माइनस 1. और जहां पे x की पावर n m माइनस 1 है, वहां क्या बननी है? n माइनस 1 बननी है. तो कैसे पॉसिबल? बस वो दिमाग लगा. क्या करें अपन इस इंटीग्रल में? अभी हम यहाँ सिंपल इंटीग्रल ही सॉल्व कर रहे हैं. क्या ऐसा करें कि ये वाले टर्म्स यहाँ आ जाए और ये यहाँ जाए? तो आपका आंसर आ जाए. किससे करेंगे? पहले तो इसकी होल पावर कैसे ओपन करोगे? केवल बाइनोमियल एक्सपांशन होता, उसी से कर सकते हैं, ठीक है? वो संभव नहीं है. क्या करें? कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, या जो अभी अपन ने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करें, और प्रॉपर्टी के यूज करने से अगर अपना सॉल्यूशन बन सकता है
तो अपन उसको कंसीडर करें। दो ही ऑप्शन है, या तो अपन प्रॉपर्टी यूज कर लें कोई, या फिर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दें जिससे अपन को वो रिजल्टेंट मिल जाए। हो क्या रहा है, आप पहले उसको कंसीडर करो कि इसको चेंज करने में, चेंज एक्चुअल में किसमें हो रहा है, एक्स में। ये टर्म उठ के यहाँ आ रही है और ये टर्म उठ के यहाँ जा रही है, यानी जो x है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, 1 माइनस एक्स से, ठीक है ना। x किससे रिप्लेस हो रहा है, 1 माइनस एक्स से। और अगर आप इंटीग्रल की अपर लिमिट देखो तो वो कितनी है, 1। तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी लिखी, क्या लिखी प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू a fx dx, क्या होती है, इंटीग्रल 0 टू a फंक्शन f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है। क्या हो रहा था कि जो जब प्रॉपर्टी लगाओगे तो इंटीग्रल की लिमिट्स तो नहीं बदलेगी, वो हमको बदलनी नहीं, हमको तो वही रखनी है। लेकिन बदलना किसको है, जो वेरिएबल x है वो क्या बन जाए, a माइनस एक्स बन जाए। और a अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो जब ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई की तो ये बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इंटीग्रल लिमिट 0 टू 1 x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितनी, m माइनस 1। और यहाँ पे जो 1 एज इट इज माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स, और इसकी होल पावर कितनी, n माइनस ऑफ। जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बना देगा, -1 प्लस 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में रिजल्टेंट क्या बच जाएगा, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू 1 इंटीग्रल 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितनी, m माइनस ऑफ 1, और x की पावर कितनी बन गई, n माइनस 1 dx। तो देखो क्या हुआ, x की जगह कौन आ गया, 1 माइनस एक्स आ गया, और 1 माइनस एक्स की जगह कौन चला गया, x चला गया, यानी m और n ने अपना प्लेस बदल दिया। तो अब मैं इसको बीटा एम एन नहीं लिखूंगा, बल्कि इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज बीटा एन, ठीक है। सो दिस इज प्रूफ ऑफ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी। अब इस प्रॉपर्टी को हम किसी भी अदर प्रूफ में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन में अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम ये प्रॉपर्टी वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी इसमें है, नहीं नोट्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको नोट्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल। अभी चलिए अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी। एक्चुअल में ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसी बीटा फंक्शन एक दूसरी फॉर्म, बीटा फंक्शन को हम हमेशा इंटीग्रल 0 टू 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 लिए इसी फॉर्म में डिफाइन नहीं करते, बल्कि इसकी फॉर्म भी होती है। तो वो अदर फॉर्म्स क्या है, वो है अपना इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी सेकंडली मेरे को अभी क्या प्रूव करना है, बीटा एम एन इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी भी कह सकते हो या सम अदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन भी कह सकते हो, ठीक। यहाँ पे अपन को बताना है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी
x टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dn, and this is also equals to integral 0 to infinity x to the power n minus 1 1 plus x to the power m plus n dn, राइट। यानी बीटा फंक्शन को हम केवल लिमिट 0 to 1 के बीच में ही डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि 0 to इंफिनिटी में भी डिफाइन कर सकते हैं। और जब 0 to इंफिनिटी में डिफाइन करेंगे तो आपका फंक्शन जो रहेगा वो ये रहेगा, क्या बन जाएगा, x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n बन जाएगा। या तो पावर m माइनस n 1 हो सकती है या फिर n माइनस 1 भी हो सकता है। ये कैसे हो सकती है? अगर ये प्रूफ मालूम है तो आप सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आया? पहले तो ये जो बेसिक डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की वो ये, इस डेफिनेशन से फिर हमने इनकी नई और डेफिनेशंस बना। इसलिए जब भी मैं किसी नए फार्मूले को जनरेट करूंगा बीटा फंक्शन के लिए तो हमेशा यूज किसका होगा? उसके बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन बता दी, बीटा mn इज इक्वल टू दिस। अब अपन को ये कंसीडर करना है कि पहले तो जो मेरे को प्रूफ लाना है उसमें लिमिट्स 0 to 1 नहीं, 0 to पहले। दूसरी चीज मेरे को ये सोचना है कि x की पावर m माइनस 1 ये तो यहाँ है ही, ये जो पार्ट है ये पूरा कन्वर्ट हो गया, मेरे को क्या दे दे? 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n दे दे। ये मेरे को सोचना है, ये होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी से तो ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल में चेंज कौन हो रहा है? जो 1 अपॉन 1 प्लस x, ये मेरे को लाना है, किसको लाना है? इस 1 माइनस x को लाना है। तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा ऐसा, तभी वो सब पॉसिबल है। तो इस टर्म को लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पुट किया, x को 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। जब मैंने x को पुट किया 1 अपॉन 1 प्लस y के, तो डिफरेंशिएशन भी जरूरी होता है। तब dx इज इक्वल टू किसके हो गया? माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर इनटू dy। ठीक है, क्योंकि इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो क्या आया? माइनस के 1 अपॉन 1 y का होल स्क्वायर इनटू, अब आपने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपकी लिमिट्स भी बदलती हैं, तो लिमिट्स भी आपको चेंज करनी पड़ी। ये लिमिट्स किसके लिए थी? वेरिएबल x के लिए। अब आपकी लिमिट्स किसके लिए बदलनी है? वेरिएबल y, राइट। तो अपन ने कहा व्हेन x की लिमिट क्या थी? x टेंडिंग टू 0, देन y टेंडिंग टू क्या होगा? कल बताया था मैंने कैसे चेंज करते हो, कल बताया था ना कैसे निकालते हैं। क्या करोगे? सीधे सीधे x को ये वैल्यू यहाँ पुट करो और y निकाल लो, तो आपको y की लिमिट मिल जाएगी। 1 आएगा 100% प्योर, गलत। 0 कैसे आएगा? हाथ बांध के नहीं बैठना बेटा, हाथ खुले हो, कॉपी पेन हमेशा खुली हो और दिमाग चलता है। इंफिनिटी तो नहीं लगाना, अपन को तुरंत करके देखना है कि अपन ने बोल दिया 1 आएगा तो क्यों आएगा, 0 आएगा तो क्यों आएगा। सर माइनस कैसे आएगा? करके दिखाओगा।